गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना का क्वेश्चन बैंक जो बचा हुआ है उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो हमें बचा हुआ पार्ट था वो हमारा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई सालों से लगातार पूछ रहा है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे जो सीरीज है जेई सॉरी नीट का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन का जो सीरीज है। इस सीरीज में हमारा ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज का जो क्लास है ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूं कि इससे आपको काफी फायदा होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम फील हो या किसी भी तरह का आपको सुझाव देना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ, है ना, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक पूछा जा रहा ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। अब ध्यान दो, फोर्थ एनर्जी लेवल में हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा जा रहा। सबसे पहले ध्यान दें, अगर हम किसी भी सेल यानी फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं तो सेल नंबर 4 में कौन कौन से सबसेल होते हैं, तो हमारे पास 4s 4p 4d और 4f, ये 4 सबसेल होते हैं, है ना। अगर हम किसी भी सेल की बात करें तो nth सेल में n सबसेल होते हैं, यानी फोर्थ सेल में 4 सबसेल होंगे, 4s 4p 4d और 4f, ये 4 सबसेल होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हर सबसेल का अपना ऑर्बिटल होता है। s सबसेल चाहे वो 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो, कोई भी s सबसेल हो उसके पास एक ऑर्बिटल होता है। अगर हम 4p सबसेल की बात करें तो 4p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होता है। सिमिलरली अगर हम d सबसेल की बात करें तो d सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होता है, और f सबसेल की बात करें तो f सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल होता है। यानी आप इस तरह से फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेल की बात करें, हम थोड़ी थ्योरी को आपको रिवाइंड कर दे रहे हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। नंबर ऑफ सबसेल्स इन nth सेल, ये कितना होगा, तो nth सबसेल में nth सेल में n सबसेल होगा। क्लियर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होता है वो हमारा होता है 12+1, जहां L वैल्यू किसी सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू L होता है, जैसे S सबसेल का L वैल्यू 0 होता है, P सबसेल का L वैल्यू यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 होता है, D सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू L2 होता है, और F सबसेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 3 होता है। तो यहां देख सकते हैं S सबसेल का L वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे, तो हमारा 1 वैल्यू आ रहा, ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। यानी आप देख सकते हैं S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। L P के लिए L वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे 3 ऑर्बिटल्स आएगा। D सबसेल के लिए L वैल्यू 2 है, पुट करेंगे 5 ऑर्बिटल्स आएगा। F सबसेल के लिए L वैल्यू 3 है, पुट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 7 ऑर्बिटल्स आएगा। अब यहां ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, किसी भी nth सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारा n स्क्वायर होता है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल जो होगा वो हमारा होगा 2n स्क्वायर, क्योंकि किसी भी nth सेल में n स्क्वायर ऑर्बिटल होता है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ये आपको ये सारी बातें पता है, बेसिक बातें, तो आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कैसे कैसे सबसेल
सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के लिए हम कैसे वैल्यू निकालते हैं ये सब पता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये हमने थ्योरी समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो आगे कह रहा द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन। तो आपको पता है फोर्थ सेल में हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, तो आपको अभी हमने बताया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल जो होगा वो होता है हमारा n स्क्वायर। n का वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर डायरेक्ट 16 होगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। या दूसरा तरीका हमारा था देखने का कि फोर्थ सेल में 4 सबसेल होंगे, 4s 4p 4d और 4f। s सबसेल के पास एक ऑर्बिटल, p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल, d सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल और f सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल। इन चारों ऑर्बिटल्स को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 16 आएगा। या हम डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल जो होगा हमारा n स्क्वायर होगा, n का वैल्यू 4 है मतलब 4 स्क्वायर यानी 16 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कह रहा इफ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग फॉर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हम फील किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा हम इसके थ्योरी शॉर्ट में आपको बताते जाएं तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फील होता है। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले एंटर क्या करे, किसमें करेगा, फर्स्ट एंटर इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस एनर्जी लेवल में एंटर करता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल को हम देखते कैसे हैं, एनर्जी लेवल को हम देखते हैं n+l रूल, जो अबव प्रिंसिपल है n+l रूल। यानी n+l वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर एंटर करेगा, लोएस्ट एनर्जी में। और अगर हमें किसी 2 ऑर्बिटल या 3 ऑर्बिटल के लिए हमें मिलता है n1+l1 इक्वल टू n2+l2, तो ध्यान रखना है इस केस में हमारा एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। एनर्जी हमारा डिपेंड करता है n+l वैल्यू पे, बट अगर दो हमारा सबसेल के लिए n+l वैल्यू सेम हो जाए तो सेम होगा, तो उस केस में एनर्जी हमारा डिपेंड किस पे करेगा, n पे। तो ध्यान दीजिए यहां हमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, हमें दिया गया है ns, ठीक है, n का वैल्यू 6 है मतलब ये 6s है। फिर देखो हमें दिया गया है मान लो n-2f, n का वैल्यू 6 है मतलब ये कौन सा सबसेल है, 4f सबसेल है। फिर हमें दिया गया n-1d सबसेल, n का वैल्यू 6 है मतलब ये 5d सबसेल है। और फिर हमें दिया गया np सबसेल, n6 है मतलब ये 6p सबसेल है। अब ध्यान दो n+l वैल्यू हमें देखना होता है, तो यहां देखो 6s की बात करें तो n+l इसका कितना होगा 6, क्योंकि n 6 है और s सबसेल के लिए l वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4f के लिए n+l क्या होगा, तो n तो 4 है और f सबसेल के लिए l वैल्यू 3 होता है मतलब n+l 7 हो जाएगा। नेक्स्ट 5d की बात करें तो 5d का n+l क्या होगा, तो n तो 5 है और d सबसेल का l वैल्यू 2 होता है मतलब n+l हमारा 7 होगा। 6p की बात करें तो 6p का n+l हमारा क्या होगा, तो n 6 है और p सबसेल का l वैल्यू 1 होता है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया s सबसेल का l वैल्यू 0, p सबसेल का l वैल्यू 1, d सबसेल के लिए l वैल्यू 2 और f सबसेल के लिए हमारा l वैल्यू 3 होगा। तो यहां आप देख सकते हो बेटा ये पहले केस में हमारा 6 आ रहा और बाकी सब केस में 7 आ रहा, यानी n+l वैल्यू सेम है तो उस केस में एनर्जी हम n के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यानी सबसे इलेक्ट्रॉन तो पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है, सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका है, ns का है, तो ns में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर 7 वाले पे जाएगा तो 7 में देखना हमें एनर्जी कम किसका होगा, तो जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो n किसका कम है, n-2f का। फिर n किसका कम है, n-1d का। फिर n किसका कम है, n यहां पे देख लो
तो यहां आप देख सकते हो हमारा ये हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो आपका ऑर्डर होगा वो ये होगा, यानी आंसर जो होगा हमारा वो ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आपको अगर आपको बेसिक पॉइंट सब कुछ पता है तो आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब ध्यान देना है, अगर हमारा n जो होता है वो हमारा सेल नंबर होता है, और इस सेल नंबर में सबसेल जो होगा वो हमारा L वैल्यू होता है ना। तो आपको पता है L का जो वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर n में, क्योंकि किसी भी सेल के लिए हम L और सब कुछ निकालते हैं, तो L वैल्यू उस nth सेल में जो होगा वो 0 से लेकर n-1 तक होगा। अब हम बात करें हर सबसेल में, ये हमारा सबसेल वैल्यू L देता है, तो हर सबसेल में जो m का वैल्यू होता है वो होता है -L से +L, और m जो होता है वो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्म करता है। m के जितने वैल्यू होंगे यानी उतना ऑर्बिटल्स होगा, और l का जितना वैल्यू होगा उतना हमारा सबसेल होगा। किसमें? सेल में। तो किसी nth सेल में कितना सबसेल होगा वो डिपेंड करेगा कि हमें L का कितना वैल्यू मिल रहा, और हर L वैल्यू का जितना M वैल्यू मिलेगा ये हमें बताएगा ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका स्पिन अपोजिट होता है, इसलिए एक का स्पिन +12 दूसरे का -12 होगा। तो यहां आप चेक करो ए में आप देखो n5 है, तो L का वैल्यू कहां से कहां पॉसिबल है? 0 से लेकर 4 तक। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो L का वैल्यू 0 से 4 तक पॉसिबल है, मतलब M का वैल्यू -4 से +4 तक पॉसिबल होगा। ये पूरे L की बात हम कर रहे हैं। अब यहां ध्यान दो, S का वैल्यू आपको पता है दोनों हो सकता है +-12। तो यहां आप देखो क्या पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा? तो बिल्कुल कर रहा है ना। n5 है तो L3 है जो कि 0 से 3 के बीच लाई कर रहा। m का वैल्यू -4 से +4 हो सकता है, यहाँ m 0 दिया गया है। s +12 -12 कुछ भी हो सकता है, यहाँ देखो +12 दिया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें पूछा जा रहा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बी को चेक करते हैं। बी में n3 है, मतलब L का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो सकता है। m का वैल्यू -2 से लेकर +2 हो सकता है, और s तो आपको पता है +-12 दोनों हो सकता है। तो यहां देख सकते हैं L 2 तक दिया गया है, L वैल्यू 2 दिया गया है। तो L अगर 2 है तो L वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2 से +2 लाई करेगा। अगर L का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगा, बट यहाँ पे m का वैल्यू -3 दिया गया है, ये इनकरेक्ट है, यही आंसर होगा। सी को चेक कर लेते हैं। n अगर 3 है तो L हमारा 0 से लेकर 2 तक हो सकता है। तो आप देखो L का वैल्यू 2 दिया गया है, यानी करेक्ट है। अगर L वैल्यू हमारा 2 है तो m का वैल्यू -2 से +2 के बीच में हो सकता है। m देखो -2 दिया गया है जो कि करेक्ट है। स्पिन +-12 कुछ भी हो सकता है। अब चलो डी ऑप्शन को चेक करते हैं। n का वैल्यू 4 दिया गया है, मतलब L का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो सकता है, जो भी इंटीजर होंगे। अब डी ऑप्शन में L का वैल्यू 0 दिया गया है, तो आपको पता है M का वैल्यू 0 ही होगा, और S जो होगा हमारा +-12 होगा। तो सी डी ए सब ऑप्शन सही है, गलत कौन है? बी। तो हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा, तो आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। ध्यान दें, हम एक बार बार आपको बता रहे हैं, इस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यार। अगर किसी भी n की बात करें तो उस n के लिए L वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। अब मान लो L का वैल्यू अगर हमें दिया गया है कुछ भी, मान लो n-1 ही दिया गया है, तो इस n-1 के लिए m का वैल्यू -1 से लेकर +n-1 तक होगा, ये ध्यान दें। और s का वैल्यू कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसका वैल्यू 2 में से कुछ भी हो सकता है, +12 -12। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। अब ध्यान दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें सेल का नाम है ना, यानी kth सेल है,
कौन सा सेल है ये बताता है, साइज, एनर्जी इसके बारे में बात करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा किस सबसेल में कहां पे होगा इसके बारे में हमें बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर अपने एक्सिस के अबाउट उसके इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसके बेसिस पे स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हमें देता है। बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमारा ओरिएंटेशन बताता है कि स्पेस में कौन सा ऑर्बिटल किस धर के तरफ ओरिएंटेड है, इसके बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू बताता है। तो चारों क्वांटम नंबर किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर वैल्यू हो सकता है, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये चारों अलग अलग हमें इंफॉर्मेशन देता है ना। इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उसका क्या एनर्जी होगा, क्या रेडियस होगा, इसके बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, है ना। तो ओरिएंटेशन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन वो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फिर से उसी चीज को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है यार। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा, तो फिर से अब बहु प्रिंसिपल यार, हमें 4 ऑर्बिटल दिए गए हैं 4d। 4d का n प्लस एल वैल्यू क्या होगा, n 4 है और d का l वैल्यू 2 होता है, तो n प्लस एल इसका 6 है। 5p की बात करें तो 5p का n प्लस एल क्या होगा, तो 5p का n तो 5 है और p का l वैल्यू 1 होता है, यानी 5p का n प्लस l वैल्यू जो होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर है? अगला दिया गया है 5f। तो आप देखो 5f के केस में n वैल्यू तो हमारा 5 है, बट f वैल्यू क्या दिया गया है, यहां पे ध्यान दो 5f है, तो 5f का n प्लस l निकाल रहे हैं तो n तो 5 है, बट f का l वैल्यू 3 होता है, मतलब ये 8 हो जाएगा। 6p की बात करें तो 6p का n प्लस l क्या होगा, n 6 है और p के लिए l वैल्यू 1 होगा यानी 7। तो आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, जिसका n प्लस l ज्यादा होगा, यानी 5f का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, 6p का, क्योंकि 5f के बाद n प्लस l वैल्यू किसका ज्यादा है, 6p का ज्यादा है, इसलिए एनर्जी ज्यादा होगा। फिर अगर हम बात करें तो दोनों 4d और 5p दोनों के केस में n प्लस l वैल्यू सेम है, तो हमने बताया अगर n प्लस l वैल्यू सेम होगा तो एनर्जी n के बेसिस पे डिसाइड होता है, यानी जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो देख सकते हो 4d का n 4 है और 5p का n 5 है, यानी n किसका ज्यादा है, 5p का, तो 5p फिर 4d, ये हमारा ऑर्डर होगा एनर्जी का। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा उसको आप टिक कर सकते हो। वो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन है, 5f फिर 6p फिर 5p फिर 4d। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमें ध्यान देंगे, हमें दिया गया है क्या, कह रहा इन ए गिवन एटम no two electrons can have the same values for all the 4 quantum number. This is called Pauli exclusion principle. आपको पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी एक एटम की अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर एटम की अगर हम बात करें तो एक एटम में हमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका चारों का चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो। अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का n l m तीनों सेम हो जाएगा, बट स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। ऑर्बिटल अगर अलग होंगे तो हर और अलग डिफरेंट ऑर्बिटल का m वैल्यू डिफरेंट होगा, और अगर हम सेम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इसका n l m तीनों सेम है, बट स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा, एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। यानी यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका चारों का चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो। ऐसे ही आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन
एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर होगा, और ये हमारा कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब वो प्रिंसिपल आपने अभी देखा कि वो एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। हुन्स रूल जो है वो हमारा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम कब करेंगे वो हमारा बताता है हुन्स रूल। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, ये 3 हुन्स रूल, अब्बव और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको रूल जानने हैं। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी पूछा जाता है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम आपने सुना होगा, जो ये बताता है कि हम कभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। सबसे पहले यहां ध्यान दो, रेडियल नोड को ही हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल नोड। तो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड जो होता है वो होता है हमारा n-l-1। अगर हम बात करें एंगुलर नोड का, तो एंगुलर नोड हमारा होता है l। और टोटल नोड्स आपको पता है, टोटल नोड्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। अब यहाँ पे ध्यान आप दे सकते हो कि अगर हमें सब कुछ दिया गया है, रेडियल नोड्स का वैल्यू हमें कितना, n-l-1, और एंगुलर नोड l, तो आप देख सकते हैं टोटल नोड्स जो होगा हमारा n-1 होगा। तो कह रहा कौन से ऑर्बिटल में 3 एंगुलर नोड होगा और 3 टोटल नोड होगा। तो चेक करते हैं। अगर 5p की बात करें तो यहां ध्यान दो, 5p का हमें क्या निकालना है? एंगुलर नोड। तो आप देखो 5p का अगर हम एंगुलर नोड निकालते हैं बेटा, तो आप देख सकते हो इसका एंगुलर नोड होता क्या है? l, और p का l वैल्यू होता है 1। अगर हम टोटल नोड की बात करें तो टोटल नोड क्या होता है? n-1। टोटल नोड क्या होता है? n-1, और n का वैल्यू यहाँ पे देखो 5 है, मतलब टोटल नोड 4 आएगा। यहाँ पे कह रहा एंगुलर नोड 3 होना चाहिए, टोटल नोड भी 3 होना चाहिए। बी में देखो 3d, यहाँ पे फिर आप देख सकते हो एंगुलर नोड l होता है, l का वैल्यू 2 है, तो ये इनकरेक्ट है यार, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी में देखो 4f दिया गया है, अगर हम 4f की बात करें तो इसका देखो एंगुलर नोड क्या होगा? l, और f का l वैल्यू 3 होता है। टोटल नोड की बात करें तो क्या होता है? n-1। 4f में n वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 कितना हुआ? 3। आंसर हमारा सी हो जाएगा। वैसे ही आप चाहो तो डी को चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख लो डी का टोटल नोड क्या होगा? n-1, n 6 है तो टोटल नोड 5 आएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 3 एंगुलर नोड 3 टोटल नोड होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि नंबर ऑफ रेडियल नोड हमारा क्या होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, और टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है। तो उसको मैंने एक बार रिवाइज करा दिया कि अगर आपके दिमाग से स्लिप कर गया हो तो आप इसको देखकर रिवाइज कर लिए होंगे, है ना। तो चलो हम अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा, द ऑर्डर ऑफ filling of electrons in the orbitals of an atom will be। तो आपको फिर से पता है हम हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो आप देख सकते हो सारे चारों ऑप्शन में सेम आपको सबसेल दिया गया है, तो सबको हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। 3d का आपको पता है n+l वैल्यू जो होगा वो हमारा 5 होगा। अगर हम 4s की बात करें तो 4s का n+l वैल्यू हमारा 4 होगा। अगर हम 4p की बात करें तो 4p का n+l वैल्यू हमारा 5 होगा। 4d की बात करें तो 4d का n+l वैल्यू हमारा 6 होगा। और सिमिलरली अगर हम 5s की बात कर रहे हैं तो 5s का n+l वैल्यू 5 होगा। तो अगर हम एनर्जी के ऑर्डर की बात करें, यहां देखो एनर्जी का ऑर्डर की हम बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? जिसका n+l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? 4d का। अब फिर किसका होगा?
5 वाले का, लेकिन आपको पता है एनर्जी ज्यादा, जब n प्लस एल सेम हो जाए, यहां देखो n प्लस एल सेम है, तो अगर n प्लस एल हमारा सेम है तो एनर्जी हम n से डिसाइड करते हैं, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो 5s 4p फिर आएगा 3d, और सबसे कम n प्लस एल 4s का है तो सबसे कम एनर्जी 4s का होगा। बट अगर हम ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन हमारा 5s में जाएगा, और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन अगर इनमें बात करें तो हमारा 4d में जाएगा। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा, बी। आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने देखा फिर से अबव प्रिंसिपल का यूज करके आपको पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का आपका क्या ऑर्डर होगा, तो वो हमारा n प्लस एल वैल्यू बताता है, n प्लस एल ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर n प्लस एल हमारा सेम है तो n जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे पहले हमारा लोएस्ट एनर्जी लेवल में एंटर करेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे बेटा क्या दिया गया है हमें। अगला क्वेश्चन जो है हमें दिया जा रहा कि कहा जा रहा विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो चेक करते हैं कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो ध्यान दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल का एल वैल्यू 0 होगा, तो ये वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा, 0 आएगा फॉर एस ऑर्बिटल। अब यानी ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। बी को देखते हैं क्या दिया जा रहा, एन ऑर्बिटल इज designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by 4 quantum number। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जैसे मान लो हम कोई भी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम 1s की बात करते हैं तो 1s के पास ये ऑर्बिटल है ना, वैसे ही अगर हम 2p में बात करें तो 2p के पास 3 ऑर्बिटल होता है, कुछ ऐसा। s के पास एक ऑर्बिटल होता है जिसका m वैल्यू हमारा 0 होता है, 2p के पास 3 ऑर्बिटल होता है जिसका m वैल्यू -1 0 +1 होता है। अब जैसे मान लो हम कोई भी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इस ऑर्बिटल का आपको पता है m वैल्यू कितना है -1। अब ये ऑर्बिटल किस सबसेल का पार्ट है, 2p का पार्ट है, मतलब इसका n वैल्यू कितना होगा 2, p का पार्ट है मतलब l वैल्यू कितना होगा 1। तो ये ऑर्बिटल, जैसे हम ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल को हमने 3 क्वांटम नंबर से आप जान गए है ना कि वो हम किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी हमें बताना होगा, मतलब चारों क्वांटम नंबर वैल्यू से हम एक इलेक्ट्रॉन को आप पहचानते हैं, जबकि एक ऑर्बिटल को हम कैसे डिजिनेट करेंगे, तो 3 क्वांटम नंबर वैल्यू n l m। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सी की बात करें तो सी में हमारा सी जो है वो गलत है, यानी सी आंसर होगा। यहां ध्यान दो आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स तब तक एक एक करके फील होगा जब तक कि हर ऑर्बिटल्स में, अगर मान लो ये डिजनरेटेड ऑर्बिटल है, डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब ये हुआ ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी हमारा सेम होगा। तो पी के 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों का एनर्जी सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके फील करेंगे तब तक जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जब हम फील कर रहे होंगे उन सभी का स्पिन हमारा सेम होगा। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि ऑर्बिटल का जब हम पेयरिंग करेंगे तब हम अपोजिट स्पिन के साथ करेंगे, बट जब हम इलेक्ट्रॉन डिजनरेटेड ऑर्बिटल में एक एक करके फील कर रहे होंगे तो उसका स्पिन जो होगा वो सेम होगा। और यहां हम देख सकते हैं 2 ऑर्बिटल का स्पिन सेम है, तीसरे का अलग है, तो ये गलत है। चौथा ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि ध्यान दो डी के पास जो 5 ऑर्बिटल होते हैं यार, उसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें अगर हम बात करें तो डी जेड स्क्वायर का एम वैल्यू हमारा 0 होता है। अगर हम डी एक्स वाई और या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 2 होता है, मतलब किसी एक का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं और किसी एक का -2। अगर हम सिमिलरली डी एक्स जेड या डी वाई जेड की बात करें तो इसका वैल्यू +-1 होता है। तो आप देख सकते हैं डी जेड स्क्वायर का एम वैल्यू 0 होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम याद दिला दें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो बेटा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस कोरोना काल में बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। और साथ में हम आपको ये भी बोलेंगे कि किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा the number of unpaired electrons in N2+। सबसे पहले नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2+ का मतलब नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो N2+ की बात करें तो इसके पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां आप देख सकते हो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा बच रहा वो p में जाएगा। तो हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा? हमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है ना। जब भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके चेक करना होगा कि किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एन एल एम एस वैल्यू पे, है ना, जो आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दिस। तो आपको पता है ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है, चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारा h/4 के क्या होना चाहिए, से बड़ा होना चाहिए वैल्यू, है ना। हमारा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका आपको स्टेटमेंट पता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा हाफ फिल्ड एंड फुली filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy। बिल्कुल आपको पता है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी क्यों हम लेते हैं, क्योंकि उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है और एक्सचेंज एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, यानी जितना एक्सचेंज एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। दूसरा, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा सिमेट्रिसिटी होगा, जिसके कारण हमारा जितना ज्यादा बैलेंस्ड होगा अरेंजमेंट उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। सी देखें, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें समझना है यार, दो तरह का आपको एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा। एक हमारा फॉर हाइड्रोजन, ये आपको सारी थ्योरी पता होनी चाहिए लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगा तो एनर्जी हमारा एन पे डिपेंड करेगा। यानी फर्स्ट सेल में 1s है, इसका एनर्जी सेम होगा। सेकेंड सेल में हमारा 2 सब सेल होता है 2s और 2p, इसका भी एनर्जी हमारा सेम होगा। थर्ड सेल में 3 हमारा सब सेल होता है 3s 3p और 3d, इन सभी का एनर्जी सेम होगा। किस केस में? हाइड्रोजन लाइक एटम में। हाइड्रोजन लाइक एटम में n अगर सेम है तो एनर्जी भी सेम होगा। बट अगर हम बात करें फॉर स्पेसीज हैविंग मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में हम एनर्जी देखते किस पे है, तो एनर्जी हमारा डिपेंड किस पे करता है, n+l रूल अबव प्रिंसिपल। तो ये कह रहा हाइड्रोजन लाइक एटम,
तो हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो 2s हो या 2p, n वैल्यू 2 है तो n सेम होगा तो एनर्जी भी सेम होगा। बट यहां पे कहा जा रहा एनर्जी जो होगा हमारा वो हमारा डिफरेंट होगा। तो यहां आप देख सकते हो कि इस केस में हमारा स्टेटमेंट गलत दिया गया है, यानी आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axes? यानी एक्सिस के along यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल्स होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के along होगा। तो आपको बताया गया है, फिर से हम बता दें, डी, अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी ऑर्बिटल्स में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा डेंसिटी होता है किस किस केस में, तो dxy, dyz और dzx के केस में हमारा बिटवीन एक्सिस होता है, बिटवीन एक्सिस हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम डी ऑर्बिटल्स के केस में अगर हम बोले तो ध्यान दें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर के केस में ये एलोंग एक्सिस होता है। तो एलोंग एक्सिस हमारा dx स्क्वायर dz स्क्वायर के केस में होता है, जबकि dxy dyz और dzx के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में होता है। यानी हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, एक्स वाई वाई जेड है ना। अगर जेड एक्स की बात करें तो वहां पे बिटवीन एक्सिस होता है, जबकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के केस में एलोंग एक्सिस हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। अभी मैंने बताया आपको कुछ समय पहले कि अगर हम एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एक ऑर्बिटल में का NLM ये 3 वैल्यू फिक्स हो चुका है। अब इस ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका NLM तीनों फिक्स हो चुका है। अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका क्या अलग हो सकता है, तो उसका अलग होगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन यानी एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है या एक का हम स्पिन प्लस हाफ ले रहे हैं तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। अब इस ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका NLM तीनों वैल्यू सेम होगा, डिफरेंट होगा तो क्या, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू। तो कह रहा अलग हम दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक ऑर्बिटल्स में है उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू के बेसिस पे। क्लियर है? अब चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, कभी भी जब हम एक सबसेल की बात करते हैं तो वो सबसेल का n और l वैल्यू फिक्स हो जाता है। जब हम एक सेल की बात करते हैं, अगर हम किसी फॉर ए पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सेल में क्या फिक्स हो जाता है, एक पर्टिकुलर सेल का n फिक्स्ड हो जाता है। यहां ध्यान देंगे, अगर हम फॉर ए पर्टिकुलर सबसेल की बात करते हैं, पर्टिकुलर सबसेल की बात करते हैं तो सब पर्टिकुलर सबसेल का n और p वैल्यू हमारा फिक्स हो जाता है। अगर हम फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात जब करते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल का 3 वैल्यू p कह रहे हैं, यहाँ पे l कहेंगे है ना, n और l फिक्स हो जाता है। और पर्टिकुलर ऑर्बिटल की जब हम बात करें तो NLM तीनों वैल्यू फिक्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 3 वैल्यू फिक्स है, नहीं सेम होगा तो क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का स्पिन अलग होगा, यानी एक ना एक वैल्यू हमारा डिफरेंट होगा। अगर हम डिफरेंट सेल की बात करेंगे, डिफरेंट सेल में मान लो इलेक्ट्रॉन है तो उसका n वैल्यू अलग है, तो चारों क्वांटम नंबर वैल्यू तो सेम हो नहीं सकता। अगर हम डिफरेंट सबसेल की बात करें, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सबसेल में बात करें तो पर्टिकुलर सबसेल में n और l फिक्स है, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल का m वैल्यू अलग अलग होगा। क्लियर है? अगर ऑर्बिटल भी हमने फिक्स कर दिया तो तीनों वैल्यू फिक्स होगा, तो फिर डिफरेंट क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू। तो चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां ध्यान दो क्या कहा जा रहा,
विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। अब ध्यान दो यार, टाइटेनियम में क्या होता है, तो आपको पता है 1s 2s, फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर 3s 3p, फिर 4s और फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम इज, सॉरी हाँ सही है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो आप देख सकते हो। 3s 3p हमें इलेक्ट ये दिया नहीं गया है, इधर यहां से दिया जा रहा, तो 3s 3p, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा, 4s में, फिर 3d में, यानी आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा फिर से अबव प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक ही तरह के क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, यानी एक कॉन्सेप्ट को आप सीख गए तो आप देख सकते हो आपको कोई भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जाए आप कैपेबल होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ में आ रहा? तो आप कॉन्सेप्ट को भूलिए मत, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आप जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखें, और बाकी तो क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है ना। अब अगला देखो हमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। अब ध्यान दो, हमने बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है हमारा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, और एच बाई टू पाई को ही हम एच बार ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये हमारा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बचा अंदर वाला वैल्यू, तो d के बात करें तो d का l वैल्यू 2 होता है यार, तो यहाँ 2 रख दो, तो 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 एच बार, ये आप देख सकते हो √6 एच बार आ रहा है आंसर, यानी हमारा जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें पता होना चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर पता है तो फिर हम सारी वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि डी जैसे बोल दिया उसका एल वैल्यू पता चल गया, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है तो एल का वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से आप देखोगे कि एक ही चीज को बार बार पूछा जा रहा, कहा जा रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कहा जा रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब यहां ध्यान दो, हमने बताया जब आप n l और m तीनों को फिक्स कर दिया, मतलब आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल का मतलब हुआ हम एक किसी सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो तीनों फिक्स है, तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें कितना मिलेगा, एक। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर, अभी मैंने बताया किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स का 3 वैल्यू फिक्स होगा n l m, और तीनों वैल्यू अगर हमने फिक्स कर दिया तो ऑर्बिटल भी फिक्स हो जाएगा, यानी सिर्फ हमें उस केस में एक ऑर्बिटल मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने पहले समझाया था उसी पे बेस था, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज के फॉर्मेट को बदल दिया जा रहा, बस वो आपको समझना है, बाकी तो सब कुछ पता है। जब हम किसी सबसेल की बात कर रहे हैं, बस सबसेल का कंडीशन दिया गया है, तो सबसेल में n और l, जैसे हमने बोला 3D सबसेल, तो इसका n फिक्स हो गया 3 और l भी फिक्स हो गया 2। आ रहा समझ में? तो जब भी हम किसी सबसेल की बात करेंगे उसका n और l फिक्स हो जाएगा, जब हम किसी सेल की बात करेंगे n फिक्स है, जब हम किसी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसका n l m तीनों वैल्यू हमारा फिक्स होगा। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहां फिर से देखो हमें n और n l m तीनों वैल्यू फिक्स कर दिया, फिर सेम क्वेश्चन यार समझो, तीनों वैल्यू फिक्स कर दिया गया है, यानी हमें एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात की जा रही है, और आपको पता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी आंसर हम डायरेक्ट देखते क्वेश्चन को
2 टिक कर देंगे, क्योंकि हमने देखा तीनों वैल्यू फिक्स है, और तीनों वैल्यू फिक्स है मतलब हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और आपको पता है एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यही पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be associated with the following set of quantum number। तो तीनों क्वांटम नंबर सेम हो ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक हमारा मिलेगा प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा माइनस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बेसिक पॉइंट्स हमने शुरुआत में जो थ्योरी बताई थी उसको आप बस अच्छे से समझ लोगे तो आप देखोगे उसी पे बेस्ड 2013, 15, 18, 19 हर साल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो यार ये फिर से एक आसान क्वेश्चन, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सिंपल, इसका जीडी का क्या होगा, जेनॉन है ना, 4f7 5d1 6s2, तो ये हमारा डायरेक्ट हमें पता है। जेनॉन हमारा इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के टर्म्स में इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 54, यहाँ हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐड करके देख सकते हो ये 64 इसका एटॉमिक नंबर है, 64 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिंपल, जेनॉन 4f7 5d1 6s2, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। इसका डिफरेंट होने का, एक्सेप्शन होने का रीजन क्या है वो आपको बताया गया था हमारे जो थ्योरी वाली सीरीज है। यहाँ पे हमारा F जो है वो हाफ फिल्ड है और S भी हमारा क्या है, फुली फिल्ड है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो यार अगला क्वेश्चन जो है हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है फिर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेट। अब n और l को फिक्स किया गया है, तो n और l को फिक्स किया गया है, तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर nl में, किसी पर्टिकुलर l में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है 12 + 1, और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, तो 2 × 12 + 1 होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। L का वैल्यू आप देख सकते हो हमारा कितना है 3 है, तो 3 रखोगे तो 6 7 7 × 2 कितना 14, क्योंकि ये ध्यान दो N4 और L3 दिया गया है, इसका मतलब ये हमें किसकी बात कर रहा, 4f की बात कर रहा। तो आपको पता है 4f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 4f में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखो, देखो यार ये सब बहुत पूछा जाता है यहाँ पे, ये देखो इस तरह के भी क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है। अब यहाँ ध्यान देना है, रूबिडियम हमें दिया गया है यार, रूबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 मतलब 37 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये पता है रूबिडियम यार अल्कली मेटल्स होता है, अल्कली मेटल्स होता है, तो हम डायरेक्ट इस तरह से देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। अल्कली मेटल का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2s1 होता है, सोडियम का 3s1, इसका 4s1, रूबिडियम का 5s1, ऐसे ही सीजियम का 6s1, फ्रांसियम का 7s1। तो आप देख सकते हो रूबिडियम का 5s1 आ रहा, तो 5s का मतलब n वैल्यू 5 है, s दिया गया है मतलब l वैल्यू 0 है, और l 0 होगा तो m भी वैल्यू 0 होगा। स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता है प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा सेटिस्फाई होने वाला आंसर हमें एक दिया गया ऑप्शन सी, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी हो जाएगा, क्योंकि n अगर 5 है, यहाँ रूबिडियम जब रूबिडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा, तो आप देख सकते हो s का l वैल्यू 0, l 0 तो m भी 0, और सेल नंबर रूबिडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना है 5, और s स्पिन आपको हमने बताया है कि स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी हमारा इलेक्ट्रॉन, अगर ऑर्बिटल में बात करें इलेक्ट्रॉन जो 2 रहते हैं उसमें किसी का प्लस और माइनस हाफ पॉसिबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से फॉर्मूला बेस्ड है, आप देख सकते हो
हमें दिया गया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। अब पी की बात कर दिया तो आपको पता है पी का एल वैल्यू कितना यार 1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। तो यहां देखो एल का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 एच बाई 2 पाई। तो यहां देख सकते हो √2 है ना, यह हमारा कितना हो जाएगा √2 h पाई, या √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा h बाई √2 पाई, यानी आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारा फिर से आपको बताया, एक और क्वेश्चन हम इस पे बता चुके हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, यानी आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पता है, सॉरी फॉर्मूला पता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसी तरह से हमने देखा सेम टाइप के क्वेश्चन, मेन आपको है इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का आपको रूल जानना है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे हमारा डी सबसेल की बात कर रहे थे, तो डी सबसेल में कौन से ऑर्बिटल होंगे, उसका ओरिएंटेशन किस के लॉन्ग होगा, चारों क्वांटम नंबर वैल्यू हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर ये सारी चीजें हम बेसिक, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम पार्ट को अगर समराइज करें तो ये सब पॉइंट्स, अगर किसी वेव का वेव फंक्शन मैकेनिकल मॉडल क्या होगा, तो ये बातें अगर आपको पता है, नोड्स से रिलेटेड नोड कैसे हम निकालते हैं, तो आप फिर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारा जो ये पीछे पूछा हुआ जो एग्जाम का क्वेश्चन है ये आपको काफी हेल्प कर रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।